ठीक है, the topic is variations of a for loop। जब हम फॉर लूप यूज करते हैं हम दो तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। वो सारी वेरिएशंस मैं आपको वन बाय वन बताते हैं। ओके, पहला है बेटा फॉरवर्ड इंक्रीमेंट। और ये कितने का होगा? बाय वन। जो आप नॉर्मल यूज करते हो फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 to 10 आउटपुट हेलो और नेक्स्ट एक्स। ठीक है, दिस इज फॉरवर्ड इंक्रीमेंट बाय वन। दैट मीन्स मैं जो एक्स की वैल्यू पे चाहे हेलो ना करो, अब अगर एक्स कर दो तो एक्स की वैल्यूज क्या आउटपुट होंगी? 1 से लेके 10 तक आपके सामने सारी आउटपुट हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है बात सबको बेटा? ओके ठीक है बेटा, समझ आ गई। हमने नॉर्मल किया, अब हम आते हैं सेकंड पे। बड़े गौर से सुनना है बेटा। व्हाट इज अ फॉरवर्ड इंक्रीमेंट बट मल्टीपल? फॉरवर्ड इंक्रीमेंट बाय, या लिख देते हैं फॉरवर्ड मल्टी, या इंक्रीमेंट बाय मोर देन वन। ठीक है, अब क्या है बेटा, आप जरूरी नहीं है कि वन का इंक्रीमेंट करो। मैं फॉर एक्स इक्वल टू 1 to 10 करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल इस तरह आउटपुट एक्स करके नेक्स्ट करते हैं तो 1 से 10 करेगा। अब यहाँ पे मैं अगर वर्ड यूज करता हूँ स्टेप का, मैं स्टेप 2 लिख दूंगा। तो जब भी ये नेक्स्ट इंक्रीमेंट करेगा तो वन के बाद +2 करेगा। वन के बाद +2 3 आता है, तो 3 आउटपुट होगा। नेक्स्ट एक्स करूंगा, 3 + 2 5 आता है, जो 5 आउटपुट होगा। फिर 7, फिर 9। तो 1 2 1 3 5 7 और 9 आउटपुट हो जाएगा। इसको मैं अगर 2 से स्टार्ट कर दूं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, 2 से स्टार्ट कर दूंगा तो 2 4 6 8 10 हो जाएगा इस केस में, बिकॉज ये इंक्रीमेंट आपका 2 से हो रहा है। और अगर मैं 1 करूं, साथ में स्टेप 3 करूं, पहले 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 7 होगा, और फिर 10 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये होता है फॉरवर्ड इंक्रीमेंट है, बट नॉट बाय वन, मोर देन वन। स्टेप समझ आ गए बेटा सबको? ओके गुड। थर्ड आता है बेटा हमारे पास, इसको हम कहते हैं बैकवर्ड इंक्रीमेंट। बैकवर्ड इंक्रीमेंट बाय वन। आप उल्टा भी चला सकते हो बेटा, यही लूप है। ठीक है, इस लूप को उल्टा कैसे चलाया जाए, कि हम इसको 10 to 1 लिखें। 10 to 1 लिखता हूँ, और मैं स्टेप -1 लिखूंगा इस केस में। साइड में सबसे पहले 10 आउटपुट होगा, फिर 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 6 5 4 3 2 1। ये चीजें सारी आपकी आउटपुट हो रही होंगी। ठीक है, तो दिस इज बैकवर्ड इंक्रीमेंट एंड द इंक्रीमेंट इज बाय वन। डिक्रीमेंट क्या है, इंक्रीमेंट तो नहीं बना अभी है, दिस इज डिक्रीमेंट। ठीक है, बैकवर्ड डिक्रीमेंट बाय वन। क्लियर बेटा, ये भी क्लियर हो गया सबको? और लास्ट तक आपको समझ आ ही गया होगा कैसे करना है। दैट इज बैकवर्ड इंक्रीमेंट बाय मोर देन वन। बैकवर्ड इंक्रीमेंट बाय मोर देन वन। तब स्टेप -2 कर दो, तो पहले 10 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सारी चीजें आउटपुट हो रही होंगी। वेरिएशन समझ आ गई बेटा सबको? कोई मसला तो नहीं वेरिएशन में? ओके गुड। अब बेटा जरा एक क्वेश्चन करते हैं। वैसे हमारा टॉपिक आज का ट्रेस टेबल्स है। ठीक है, पहले हम एक नॉर्मल ट्रेस टेबल करते हैं, फिर हम ये इंक्रीमेंट वाला ट्रेस टेबल करते हैं। ट्रेस टेबल में क्या होता है, हम करते हैं इसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम लेआउट चेंज करते हैं, इसको 2 कॉलम्स में ले जाते हैं, और ओरिएंटेशन इसकी लैंडस्केप कर देते हैं। ये हो गया आपका टेबल, सॉरी फ्लो चार्ट। और ये हो गया आपका टेबल। ट्रेस टेबल आता होगा बेटा आप सबको कैसे करना होता है?
ठीक है, एक टेबल गिवन होगा ऐसे, और आपने इस फ्लो चार्ट को देख के, या यहाँ पे सूडो कोड भी हो सकता है, इसको देख के आपने फिल करनी है। मैंने बेसिक्स बताया तो मैं आपको क्या क्या टेबल ट्रेस टेबल में हमसे बांध रहा होता है। ये जो आपको कुछ वैल्यूज नजर आ रही हैं, ये हमने यूज करनी होती है जब भी इनपुट करना होगा। दिस इज द फर्स्ट इनपुट, दिस इज सेकंड इनपुट, थर्ड इनपुट, फोर्थ इनपुट, फाइव इनपुट, सिक्स, सेवन, एट, फिफ्थ इनपुट, ठीक है, सारी चलती जा रही है आपके पास। एंड दीज आर द इनपुट्स जो हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं फिल करनी है। जब भी इनपुट का वर्ड आएगा, तो यहाँ से आपने सीक्वेंस में एक एक करके वैल्यूज उठाते जाना है। सीक्वेंस में उठाना है, जिस सीक्वेंस में यहाँ पे गिवन है वहां कोई रैंडमली नहीं उठा लेना, उसी सीक्वेंस में आपने उठानी है जिस सीक्वेंस में आपको यहाँ पे ये नजर आ रही है। तो सबसे पहले आता है बेटा हमारे पास आउटपुट कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखो आपको चीजें नजर आ रही होंगी, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं, और एक आखिर में आपको एक आउटपुट गिवन होता है। आंसर, वैल्यू, ऑपरेटर एंड वैल्यू टू, all of these are considered as variables, whereas whenever we will have an output statement, तो उसका जो रिजल्ट होगा that we will have to write in the output column। ठीक है, यहाँ पे देखो एक आउटपुट कंटिन्यू लिखा हुआ है, आपने इसी तरह कंटिन्यू आउटपुट में लिख देना है। कंटिन्यू, कोई कोटेशन मार्क्स नहीं आएंगे, कुछ नहीं है, बिकॉज दिस इज द रिजल्ट ऑफ दैट। कंटिन्यू और क्वेश्चन मार्क था वहां पे देखो, तो मैंने एज इट इज उठा के आउटपुट की विंडो में वहां पे लिख दिया। फिर कहता है इनपुट आंसर, तो पहली वैल्यू जो भी आ रही है वाई, यहाँ मेरी एक रिकमेंडेशन ये है जब भी इनपुट आए तो आप नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देना, फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपके लिए काम करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इनपुट आए कोशिश ये करना कि आप नेक्स्ट लाइन पे मूव कर दो, तो आपके थोड़ा सा ना गैप्स ऐसे बनेंगे कि आप आराम से उसको सॉल्व करोगे। अब इनपुट आंसर लिखा हुआ था, तो पहली वैल्यू आपको वाई नजर आ रही है, तो मैंने आंसर के अंदर यहाँ पे वाई डाल दिया। अब ये वैल्यू दोबारा यूज नहीं होगी, खत्म हो गई, मैंने आंसर के अंदर इसको यूज कर लिया। इज आंसर इक्वल टू वाई, यस, हमारे केस में यस था। तो यस में कह रहे हैं इनपुट वैल्यू वन, अगली वैल्यू आपको सेवन नजर आ रही है, ये सेवन इसी में आ रहा है। अब ये एक ही चीज चल रही है सारी, तो इसमें नीचे जाने की जरूरत नहीं है, ये इसी के सामने सामने सारा चलेगा। देन ऑपरेट, इसके बाद आ रहे हैं हमारे पास इनपुट ऑपरेटर। ऑपरेटर हमारे पास यहाँ पे सेवन भी हो चुका है, तो ऑपरेटर हमारे पास एस है। ठीक है, देन इनपुट दोबारा वैल्यू टू आ रहा है, ठीक है, एस बी हो गया, अब वैल्यू टू आपके पास नाइन आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने एक लाइन पूरी इसकी फिल इन कर ली है। ठीक है, एक लाइन हमारी पूरी यहाँ पे फिल इन होगी। नहीं बेटा, कोई मार्क्स नहीं कट होते, आपका कॉलम चेक होता है, कॉलम इस तरह चेकिंग होती है, इस तरह कॉलम ऊपर से नीचे, वो सीक्वेंस सही होना चाहिए, इस तरह का कोई भी नहीं चेक होता। ओके, ये हमने यहां तक बेटा कर लिया, अब हम यहाँ पे जा रहे हैं। इज ऑपरेटर इक्वल टू ए, ऑपरेटर हमारा क्या है, एस है, तो हम इसके नो पे जाते हैं। इज ऑपरेटर इक्वल टू एस, यस, तो आउटपुट के अंदर वैल्यू वन माइनस वैल्यू टू करना है। वैल्यू वन की वैल्यू है सेवन, सेवन माइनस नाइन करेंगे, तो हमारे पास आउटपुट के अंदर हम क्या लिखेंगे, माइनस टू। देखिए, ये वाला पार्ट पार्ट हमने यहाँ पे ये वाला किया है। अभी यहाँ से एरो किधर जा रही है बेटा, यहाँ से एरो इधर जा रही है, डायरेक्शन देखनी है आपने, डायरेक्शन आपकी यहाँ पे जा रही है। और आउटपुट में आपने दोबारा कंटिन्यू लिखना है। आउटपुट में यू हैव टू राइट डाउन कंटिन्यू, वही जितना लिखा था पहले आपने, कंटिन्यू और क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया, सबको क्लियर है बेटा यहाँ तक। कंटिन्यू और क्वेश्चन मार्क हमारे पास ये वाला काम होगा। अब इनपुट आंसर करते हैं हमने, वाई फिर से उठाना है, वाई आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। ये मैंने इसलिए नेक्स्ट लाइन में कहा देखो, एक चीज का रिजल्ट सारा एक लाइन में रहा है, अगर आप वाई यहाँ पे कर देते तो उसका ऊपर नीचे हो जाता रिजल्ट, इसलिए मैं आपको ऐसा इनपुट जब दिया तो हमने ऐसे कर देना। इज आंसर इक्वल टू वाई, यस, अगली वैल्यू इनपुट करते हैं, वाई हम कर चुके हैं, यहाँ से हम फाइव उठाएंगे, फाइव भी हो गया। फिर हम, अब मुझे कोड याद हो गया, एम उठाएंगे, एम भी हो गया। ट्वेल्व उठाएंगे यहाँ से फ्रॉम द वैल्यूज, एंड ट्वेल्व भी यहाँ से कट हो, करने की जरूरत नहीं है कट, आपको मैं वैसे करूँ ताकि आप मिक्स ना कर दो कि बड़ी वैल्यूज आपके पास क्या कहाँ तक आप कर चुके हो। तो फाइव एम और ट्वेल्व, is operator equal to a, no, is operator equal to s, no, is equal to m, yes, तो वैल्यू वन इंटू वैल्यू टू, फाइव इंटू ट्वेल्व कितना होता है बेटा हमारे पास। ये नेक्स्ट लाइन में जाना चाहिए था मुझे, देखो इस लाइन में नहीं गया ना, तो ये मसला हो रहा है। देखो मैं नेक्स्ट लाइन में चला जाता हूँ, यहाँ पे y था, यहाँ पे फाइव था, यहाँ पे m था, और यहाँ पे ट्वेल्व था। देखो अब इसके सामने इसका रिजल्ट आएगा, तो ट्वेल्व इंटू फाइव कितना होता है, सिक्सटी होता है ना, सिक्सटी होता है ना, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे सिक्सटी, मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे सिक्सटी। ठीक है, वापस ऊपर जाएंगे, वापस ऊपर जाएंगे, फिर करंट। अब आपको कोड याद हो गया,
मेरा नहीं ख्याल हमें देखने की जरूरत है उस फ्लो चार्ट को। ठीक है, इतनी अपनी अंडरस्टैंडिंग पक्की कर लो कि अब आपको जरूरत नहीं। कंटिन्यू, हम कहाँ तक कर चुके हैं? वाई हो चुका है, फाइव हो चुका है, एम हो चुका है, ये हो चुका है, कंटिन्यू फिर वाई आ रहा है। तो कंटिन्यू में हमने फिर वाई किया। 25 डी और 5, 25 डी और 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और ए है नो, एस है नो, एम है नो। तो हमने डिवाइड करना है, वैल्यू वन डिवाइडेड बाय वैल्यू टू, 25 डिवाइडेड बाय 5 इज 5। सीखोगे बेटा? यहाँ से वापस ऊपर जाएंगे, अब मुझे कोड याद है बिल्कुल। कंटिन्यू, ठीक है, कहाँ तक गया था? 25 डी 5, कंटिन्यू इक्वल टू एन हो गया। क्या हमारा आंसर इक्वल टू वाई है? नो, नाउ इट इज इक्वल टू एन। तो हमने स्टॉप कर देना है, और हमें यहाँ पे इसके 5 मार्क्स मिल जाते हैं। इससे आसान 5 मार्क्स बेटा पेपर में आपके क्या हो सकते हैं, मुझे ये बता दो। सब कुछ गिवन है, हम उसकी वैल्यू जो वो कह रहे हैं हम लिखते जा रहे हैं, जो वो कह रहे हैं हम लिखते जा रहे हैं। हमें ट्रेस टेबल्स नहीं आते सर, ट्रेस टेबल में खाली छोड़ आऊंगा। मुझे नहीं समझ आती क्यों बच्चों का ये क्वेश्चन होते हैं। आप लोग बताओ बेटा, अभी कोई प्रॉब्लम है किसी को? किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम जो मैंने ये काम करा है? अब इसका एक आता है क्वेश्चन, नीचे दो क्वेश्चन पॉसिबिलिटी होती है इसमें। आपसे इसका पर्पस पूछ सकता है, ठीक है। आप इसके अंदर कोई प्रॉब्लम पूछ सकता है आपसे, क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है आपको, ठीक है। और इसी के पेपर में अगर जाऊं अगर, तो मेरे पास यही दो चीजें हैं, ठीक है। मैं आपको कॉपी करके ले आता हूँ। इसके पार्ट बी और सी को जरा देखते हैं हमने। अब इसके नीचे मैं पेस्ट कर रहा हूँ बेटा, देखना आप लोग, ये हमसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। कह रहे स्टेट द पर्पस टू परफॉर्म कैलकुलेशंस, इट एक्ट्स एज अ कैलकुलेटर। कुछ भी है, कैलकुलेटर ही करे ना। अब लिख सकते हैं कि हमारे पास ये कैलकुलेशंस करे, हमारा एक कैलकुलेटर है। देयर आर प्रॉब्लम्स विद द गिवन एल्गोरिथम। अगर मैं लोअर केस लेटर वाई डाल देता हूं, द एल्गोरिथम स्टॉप्स। देखो वो सिर्फ अपर केस को कंपेयर कर रहा है, हालांकि मैंने उसको तो बताया नहीं उसने अपर केस एंटर करो या लोअर केस एंटर करो, ठीक है। अगर मैं लोअर केस वाई एंटर कर रहा हूं तब भी वो स्टॉप हो रहे हैं, हालांकि मैं चाह क्या रहा था, कंटिन्यू करना, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ यू वुड चेंज द एल्गोरिथम टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब्ड। अब दो तरीके हैं बेटा इसके। वैसे तो प्रोफेशनली तो एक तरीका है, लेकिन दो तरीके हैं। आप ये कर सकते हो, इफ आंसर इज इक्वल टू वाई, और आंसर इक्वल्स टू स्मॉल वाई, ठीक है। ये कर सकते हो, दोनों कंडीशंस ऐड कर सकते हो, कैपिटल वाई के लिए भी और स्मॉल वाई के लिए, दोनों केस में चला जाएगा। लेकिन अगर आप इसको चेंज इस तरह प्रोफेशनली, ज्यादा प्रोफेशनली करना चाहते हो, तो उसका एक तरीका है बेटा कि आप उस आंसर को अपर केस में कन्वर्ट करवा दो। उस आंसर को आपने अपर केस में कन्वर्ट करा देना है। कहाँ तक पहुंचे थे हम? ठीक, उस आंसर को हमने अपर केस में कन्वर्ट करा दिया। हम लिख दें इज यू केस ऑफ आंसर, इज यू केस, याद है अपर केस का फॉर्मूला था, इज यू केस ऑफ ब्रैकेट के अंदर आंसर इक्वल टू वाई। फिर आप लोअर भी डालोगे उसको भी अपर केस में कर देगा, अपर केस ऑलरेडी है वो भी अपर केस में रहेगा। दोनों तरीके फाइन है आपके पास, जिस तरह आपको अच्छा लगता है यू कैन डू दैट। ठीक है, दोनों तरीके आपके लिए बिल्कुल ठीक है, हम उसमें यूज कर सकते हो। इफ यू केस ऑफ आंसर इक्वल टू वाई, देन डू दिस। ठीक है, ये आप आंसर इक्वल टू वाई कर दो और ये भी कर दो। ओके, देन आता है बेटा, आइडेंटिफाई वन मोर एरर रिलेटेड टू इनपुट्स व्हेन द एल्गोरिथम इज रन। सॉल्व करते मुझे दो एरर्स नजर आए थे बेटा। अगर मैं डिवीजन करता हूं और यहाँ पे मेरी दूसरी वैल्यू जीरो हो जाती है, तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, ठीक है। मैं डी दबाता हूँ, यहाँ पे पहले फॉर एग्जाम्पल 5 डालता हूँ, यहाँ पे डी करता हूँ, और यहाँ पे जीरो कर देता हूँ, तो 5 डिवाइडेड बाय जीरो कर देगा। यहाँ पे आपका प्रोग्राम क्रैश कर सकता है। एक क्लियर मुझे प्रॉब्लम लिखा। दूसरा प्रॉब्लम ये है, मैं अगर ए नहीं दबाता, एस नहीं दबाता और एम नहीं दबाता, मैं एक्स दबा देता हूँ, तब भी वो डिवीजन ही कर रहा है, ठीक है। मैं एस तो है, चलो मैं क्या एन दबा देता हूँ तब भी वो डिवीजन कर रहा है, मैं बी दबा देता हूँ तब भी डिवीजन कर रहा है, मैं सी दबा देता हूँ तब भी डिवीजन ही कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए थी कि डी की अलग होनी चाहिए, बिकॉज डी पे ही डिवीजन होनी चाहिए, उसके अलावा एस पे एरर देना चाहिए उसको, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है इस एल्गोरिथम के अंदर, कि मैं ए एस और एम के अलावा कुछ भी एंटर कर दूं तो उसके ऊपर वो क्या जनरेट करना शुरू कर देता है, डिवीजन करना शुरू कर देता है। और अगर मेरा वहां पे नंबर दूसरा जीरो भी हुआ, तो वहां पे आके वो प्रोग्राम आपका क्रैश भी करवा देता है। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ कोई मसला इसके अंदर, क्लैरिटी में कोई मसला सबको? नो प्रॉब्लम, सबका क्लियर है बेटा?
ये होते हैं बेटा हमारे पास ट्रेस टेबल्स, इसको हम ट्रेस टेबल कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा एक पेपर सॉल्व करने। जिस पेपर से मैंने ये क्वेश्चन लिया, ये पूरा पेपर आपके सामने भी सॉल्व करता हूँ, और आपको पता होना चाहिए। बल्कि हमारा भी टॉपिक फाइल्स वाला भी रहता था ना, तो पहले मैं आपको वो करा देता हूँ, फाइल हैंडलिंग वाला। एक टॉपिक रह गया बेटा, वो हमारा अगला बस 5-5 मिनट्स मैक्सिमम। जितना का आपके सिलेबस में है वो छोटा पार्ट है, मैं आपको वो करा देता हूँ। अब आते हैं बेटा हम फाइल हैंडलिंग। फाइल्स, अभी हम डेटा, मैं बताता हूँ। फाइल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा। ये हमें पता है कि फाइल्स में हमारा डेटा स्टोर कर, ऑलरेडी हम डेटा स्टोर कर रहे थे इन अ वेरिएबल, ऑलरेडी वी वर स्टोरिंग इट इन एरेज, ऑलरेडी वी वर स्टोरिंग इट इन कॉन्स्टेंट्स। ये सब कुछ हम डेटा स्टोर कर रहे थे। बट वाई डू वी यूज फाइल्स? हमने फाइल्स की इंट्रोडक्शन कराने की क्यों जरूरत पड़ी? किसी को पता है बेटा इस बात का आंसर? क्यों हम फाइल्स ले आते हैं इन प्रोग्राम? हाथ रेज करो बेटा अगर आंसर आता है आपको तो। नो, किसी को नहीं आता। अच्छा जी, फाइल्स जो हैं बेटा मैंने आपको बताया, दे आर यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। जितने भी वेरिएबल्स बनाते हो, जितने भी एरेज बनाते हो या कांस्टेंट बनाते हो, दोज आर क्रिएटेड इन रैम। रैम में क्रिएट होने का मतलब है कि जैसे ही आप प्रोग्राम क्लोज करोगे, तो वो डेटा वहां से इरेज हो जाएगा। आपने एक एरे बनाई 1000 बाय 1000 एलिमेंट्स की, 1000 बाय 1000 एलिमेंट्स की एरे बनाई, और उसके अंदर डेटा इनपुट करा दिया अपना यूजर से, यूजर ने 2-3 घंटे लगाए और डेटा एंटर कर दिया। अब प्रोग्राम बंद होने के बाद दैट डेटा शुड नॉट बी डिस्कार्डेड ना, उसको कहीं ना कहीं स्टोर कर लेना चाहिए, वरना दोबारा एंटर करना पड़ जाएगा नेक्स्ट टाइम सेम प्रोग्राम को रन करोगे तो। आप कोई गेम खेल रहे होते हो, तो जितनी प्रोग्रेस आपकी चल रही होती है वो रैम में चल रही होती है। तो जब गेम को आप सेव कर लेते हो, तो वो फिर आपके पास आपकी हार्ड डिस्क या एसएसडी में जाके उसका स्टेटस सेव हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम वहां से ही कंटिन्यू होता है। एग्जैक्ट सेम काम बेटा अगर आपको प्रोग्राम में रिक्वायर्ड है, कि अगर आप अपना डेटा सेव रखना चाहते हो, वंस यू हैव एंटर्ड, you don't want to lose any of that data, so you have to store that data in a file। इसको हम कहते हैं फाइल हैंडलिंग, ठीक है। सो आप डेटा अपना कहाँ पे स्टोर कर रहे हो? इन योर हार्ड डिस्क और योर एसएसडी इंस्टेड ऑफ योर रैम। वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड एरेज रैम में क्रिएट होते हैं, जब प्रोग्राम रन होता है उस वक्त क्रिएट होते हैं, प्रोग्राम बंद करते हो तो वो मेमोरी से रिलीज हो जाते हैं, वो डेटा सारा इरेज हो जाता है। सो इफ यू वांट दैट डेटा टू स्टे देयर परमानेंटली, next time when you open the same program, you must have the same data in the exact locations where it was before, then you will have to use files। क्लियर बेटा सबको? थम्स अप चाहिए मुझे सबका बेटा। Okay, so we are using files to store the data permanently। फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस कौन कौन से हैं बेटा? फाइल हैंडलिंग मोड्स हम कहते होते हैं इसको। सबसे पहले बेटा हमारा जो मोड है, इसको हम कहते हैं रीड मोड। दूसरा जो मोड है इसको हम कहते हैं राइट मोड। रीड एंड राइट मोड्स हमारे पास दो मोड्स हैं। बेटा मैं देखता, मैंने सेव मेरा नहीं ख्याल, वो लास्ट फाइल की थी, देखता फिर ये पड़ी हो तो मैं आपको भेज दूंगा। रीड एंड राइट मोड्स आर द टू मोड्स, ठीक है, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। रीड, वैसे एक और मोड भी होता है, इसको हम अपेंड मोड कहते हैं, हम ए लेवल में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। दैट इज एन अपेंड मोड। नेक्स्ट ईयर आप आओगे तो हम, मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू यूज द अपेंड मोड एज वेल, उसका काफी ज्यादा बेनिफिट होता है हमारे पास। ओके, सबसे पहले हम रीड मोड पे जाते हैं। इसकी कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। इट इज यूज्ड टू रीड डेटा फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग फाइल। एग्जिस्टिंग फाइल, पहले से फाइल होगी तो आप डेटा रीड कर सकोगे। ये ना, आप ऐसी फाइल में से डेटा रीड करना चाह रहे हो जो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वहां पे आके एरर आ जाएगी। सो इट इज यूज टू रीड डेटा। ये एग्जिस्टिंग का वर्ड यूज करना बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जिस्टिंग का वर्ड यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं मिस करना बेटा। एग्जिस्टिंग फाइल का वर्ड आपने जरूर यूज करना है। इट इज यूज टू रीड डेटा फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग फाइल, ठीक हो गया बेटा। इट रीड्स द फाइल लाइन बाय लाइन। एक वक्त में पूरी फाइल आप रीड नहीं करोगे, सूडो कोड के अंदर ये हमारी रिस्ट्रिक्शन है। ऑल्दो पाइथन के अंदर हम पूरी पूरी फाइल इकट्ठी भी रीड कर सकते हैं, बट रीड मोड के अंदर जब भी आप रीड करोगे आपने लाइन बाय लाइन करनी है। अगर उसके अंदर 10 लाइन्स हैं
तो यू विल हैव टू रीड द डेटा 10 टाइम्स फ्रॉम दैट फाइल वरना वो डेटा रीड नहीं होगा। ठीक है। सो इट रीड्स द डेटा फ्रॉम द फाइल लाइन बाय लाइन। ठीक होगी बात बेटा। पहले से फाइल होनी चाहिए इसके अंदर। अब बेटा कुछ भी आपने करना है इसका सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये इसी तरह आपने अपने बैग है आपके पास एंड यू हैव टू टेक समथिंग आउट फ्रॉम योर बैग। बैग में से डेटा निकालना है आपने। ठीक है, बैग में आपने अपने कपड़े फोल्ड करके रखे हैं एंड यू हैव टू टेक देम आउट। तो अब क्या करोगे बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ओपन करोगे, बैग की जिप ओपन करोगे। तो एग्जैक्ट सेम थिंग, whenever you want to read data from a file you have to open the file, have to open the file। आगे फाइल का नेम। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं। हम डायरेक्टली फाइल का नेम विद इन कोटेशन मार्क्स लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरी फाइल का नाम है माय फाइल, हमेशा ये डॉट टी एक्स टी होगी। ठीक है, और उसके आगे आप इसका पर्पस लिखोगे, व्हाई आर यू ओपनिंग, बिकॉज यू वांट टू रीड द डेटा। तो फॉर क्या कर दोगे, रीड। ओपन, आगे फाइल का नाम विद इन कोटेशन मार्क्स एंड द नेम ऑफ द फाइल शुड हैव डॉट टी एक्स टी विद इट। फॉर, उसका पर्पस, इस केस हमारे पास रीडिंग पर्पस है तो हम रीडिंग के लिए ओपन कर रहे हैं। इस तरह नहीं करना चाहते, आप एक फाइल नेम का वेरिएबल बना लो। फाइल नेम का वेरिएबल बना लिया एंड यू स्टोर दिस और यहाँ पे फिर आप इस वेरिएबल को ओपन कर सकते हो फाइल। एक ही बात है, उसके अंदर से डाटा ऑटोमेटिकली उठा लेगा। और नाउ आई एम डायरेक्टली ओपनिंग द फाइल। ठीक है, ये तब होता है आपके पास किसी फंक्शन प्रोसीजर में फाइल का नाम आ जाए तो फिर आप उस वेरिएबल को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। अब अगर आपने डेटा रीड करना है बेटा इसमें से, तो आप जो कमांड यूज करते हो उसको हम कहते हैं रीड फाइल। ठीक है, रीड फाइल की कमांड है। आगे फिर से बेटा आपके पास आता है माई फाइल डॉट टी एक्स टी, फाइल का नाम फिर से आता है। कोमा करके आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल डालोगे, दैट मस्ट बी डिक्लेयर्ड। ठीक है, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ माई लाइन के नाम से। ठीक है, और दिस इज अ स्ट्रिंग, दिस मस्ट बी अ स्ट्रिंग वेरिएबल। और यहाँ पे कोमा करके आप माई लाइन लिख दो। करेगा क्या, फाइल को ओपन करेगा, डेटा रीड करेगा फ्रॉम द फाइल, और जो पहली लाइन रीड होगी वो माई लाइन के अंदर डाल देगा। ठीक है, जरूरी नहीं यहाँ पे वेरिएबल हो, यहाँ पे कोई एरे का इंडेक्स डायरेक्टली भी आ सकता है। ठीक है, आप माई लाइन कोई एरे है तो वन कर दो, तो ऑटोमेटिकली वन के अंदर पहले इंडेक्स के अंदर वैल्यू चली जाएगी। इस तरह एक वेरिएबल में डालते हो या एरे में डालते हो, उसी तरह आप इसमें से रीड करके कोमा करके इसके अंदर डाल दो। अब लास्ट स्टेप इज टू क्लोज द फाइल। क्लोज फाइल, आगे फाइल का नाम फिर से। ठीक है, और आपका काम खत्म हो जाता है। इस केस में आपने क्या किया, फाइल ओपन की, उसमें से डेटा रीड करके स्टोर कराया सिर्फ, और फाइल को क्लोज कर दिया। दिस प्रोग्राम डज नॉट हैव एनी आउटपुट। आउटपुट नहीं किया बेटा आपने, डेटा रीड किया और स्टोर करा दिया। दिस इज प्रोसेस ना, डेटा रीड करना, स्टोर कराना, हर चीज आउटपुट तो नहीं करनी होती। वो क्वेश्चन की डिमांड हो सकती है कि आपने आउटपुट करना है या नहीं करना। हाँ, अगर आप आउटपुट करना चाहते हो तो साथ साथ आप उसको लिख लो यहाँ पे, आउटपुट माई लाइन। तो क्या होगा, इसमें से डेटा बेटा वो रीड करके आपके सामने उसको आउटपुट भी करेगा। डेटा पहले रीड करेगा, फिर उस चीज को आपके सामने आउटपुट कर देगा। ठीक है बेटा, कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर हो गया बेटा रीड मोड? अब अगर आपके पास मल्टीपल लाइंस हैं तो आप ये काम बार बार कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल लाइंस हैं तो आप ये, फॉर एग्जांपल 3 लाइंस है तो मैंने 3 दफा लिख दिया। ये काम मैंने 3 लाइंस के लिए लिख दिया। इससे और अच्छी तरह करना चाहते हो तो इस पूरे को जितनी लाइंस है उतने का लूप लगा दो। लाइंस गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर, फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 2, फॉर एग्जाम्पल 10 लाइंस है तो मैं हर लाइन को रीड करूंगा और उसको साथ साथ आउटपुट करता जाऊंगा। ठीक है, तो पहले एक करेगा फिर दूसरे करेगा, वो 10 लाइन रीड कर, 10 की 10 पूरी हो जाएंगी, उसके बाद उसको क्लोज कर देगा। तो एक वक्त में एक लाइन रीड होगी, यू कैन नॉट रीड मल्टीपल लाइन्स एट अ टाइम। क्लियर बेटा बात, ये 100% मैंने लूप लगा के क्या किया। ओके, दिस इज हाउ बेटा यू रीड डेटा फ्रॉम अ फाइल।
अब आते हैं बेटा हम दूसरे मोड पे। इसको हम कहते हैं दी राइट मोड। राइट मोड आ गया हमारे पास। अब ये राइट मोड क्या करता है, नाम में समझ आ रहा है बेटा क्या करता होगा? यूज टू राइट डेटा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टू अ न्यू फाइल। न्यू फाइल बनाता है। जब भी आप राइट मोड में फाइल ओपन करोगे, a new file will be created. Whenever file is opened in write mode, a new file is created. जब भी राइट मोड में करोगे बेटा ऑटोमेटिकली न्यू फाइल क्रिएट होगी। यहाँ पे क्वेश्चन होगा आपके माइंड में कि पहले से उस नाम की हुई। ठीक है। इफ अ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स with the same name, it will be overwritten. इसको ओवरराइट कर दिया जाएगा विद न्यू फाइल। वो ब्लैंक होगी शुरू में, दोबारा से ओवरराइट हो जाएगी, नई फाइल बन जाएगी, पुराना डेटा रेज हो जाएगा और अब जो आप डेटा ऐड करोगे वो ऐड होना शुरू हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है। अगर आप पुराना डेटा भी सेव रखना चाहते हो तो उसके लिए वो मोड था जो मैं आपको बता रहा था, दैट इज अपेंड मोड। वो फिलहाल आपने नहीं करना। ठीक है। दैट इज पार्ट ऑफ द एएस का सिलेबस। तो वो भी आपने नहीं करना अपेंड का। ठीक है। तो हम राइट मोड करेंगे, हमारी न्यू फाइल क्रिएट होगी और इसके अंदर हम डेटा ऐड करते चलेंगे। डेटा इज रिटर्न टू अ फाइल लाइन बाय लाइन। दैट मीन्स पूरा पूरा खट्टा डेटा नहीं डाल सकते, लाइन बाय, पहले पहली लाइन में डेटा डालोगे फिर दूसरी लाइन में लूप जिस तरह रीड किया है उसी तरह लूप लगा के यू कैन ऐड मल्टीपल आइटम्स टू अ फाइल। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा फॉर अ राइट मोड। अब इसका सिंटेक्स क्या है इन सुडो कोड मैं आपको बता देता हूँ। आपने ओपन करनी है अपनी फाइल। अपनी फाइल का नाम क्या है आपके पास, कुछ भी। मैं अपनी फाइल का नाम रखना चाहता हूँ जी कंप्यूटर, कंप्यूटर डॉट टी एक्स टी। ठीक है। फॉर राइटिंग पर्पस, नाउ माई फाइल हैज बीन ओपन फॉर राइटिंग पर्पस। तो मेरी फाइल क्रिएट हो जाएगी इन माई कंप्यूटर, इन माई हार्ड डिस्क और एसएसडी, वहां पे क्रिएट हो जाएगी। और इसके अंदर अब मैं जो डेटा डालूंगा वो आप एक्चुअली उसको देख भी सकोगे कि उसके अंदर डेटा फाइल के अंदर वो आ रहा होगा। सो आई हैव क्रिएटेड अ फाइल कॉल्ड कंप्यूटर डॉट टेक्स्ट फॉर राइटिंग पर्पस। नाउ टू राइट डेटा इनटू द फाइल, I have to use a command that is called write file. I have to write down the file name again because there is a possibility that you have opened multiple files. That the computer should know which file to write in. The write file computer.text, comma, you have to write down the text that you want to write. It may be a variable, it may be an array index, or it may be just directly some text. For example, I can write down some text. My name is Ibrahim. This thing is going to be written in the file. If you want a variable over here, you can just skip this part, add it in a variable, my line, store this sentence in my line and store my line in the file. आ रही बात समझ बेटा? So directly भी आप यहाँ पे कुछ string ऐड कर सकते हो, और you have the option to first of all store it in the in a variable। कि ऑलरेडी आपके पास कोई वेरिएबल में डेटा हो सकता है, ऑलरेडी एरे में डेटा हो सकता है, वहां से उठा के अपने फाइल में डालना होता है। तो मोस्टली यही यूज होता है, डायरेक्टली यहाँ पे बहुत कम चीजें आती हैं। And then finally you have to close the file that is called computer.txt। अब उसको क्लोज करोगे। ठीक है, कंप्यूटर डॉट टी एक्स टी को, ताकि आपका काम जो तुमने राइट करना था वो आपने कर दिया। आप मल्टीपल करना चाहते हो तो आप मल्टी, फॉर एग्जाम्पल माई लाइन इज एन एरे, तो आप इसका पहले पहले इंडेक्स डाल दो, फिर आप इसका दूसरा इंडेक्स डाल दो। ठीक है। फिर आप इसका तीसरा इंडेक्स भी डाल दो। ठीक है। तो इट माइट बी एन एरे ना, तो हम इसमें एरे की तरह भी डेटा डाल सकते हैं। इसको मैं यहाँ से हटाया तो कोई एरे है हमारे पास, अगर फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो आप एक एक करके उसके इंडेक्स भी डाल सकते हो। या यही काम अगर आपने करना ही है तो यू कैन यूज अ लूप फॉर दिस पर्पस फॉर एक्स इक्वल्स टू 1 to 5 लाइन्स है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 एरे इंडेक्सेस हैं, तो यहाँ पे हम इसको एक वन की जगह क्या लिख देंगे, वन की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स एंड नेक्स्ट एक्स। ठीक है। तो क्या करेगा बेटा, आपका डेटा उठाएगा फ्रॉम दी एरे, पहले फर्स्ट इंडेक्स डालेगा, नेक्स्ट एक्स करेगा, सेकंड इंडेक्स डालेगा, नेक्स्ट एक्स करेगा, थर्ड इंडेक्स डालेगा, एक्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी ना, इंडेक्स नंबर भी चेंज होता जाएगा, और आपके पूरे 5 आइटम्स इस फाइल में चले जाएंगे, दैट इज कंप्यूटर डॉट टेक्स्ट।
क्लियर बेटा? रीड और राइट मोड सबको? जल्दी बताओ बेटा सारी। ओके गुड। दिस इज राइट मोड बेटा, इससे पहले हमने रीड मोड किया था। और यही है सारा आपका फाइल हैंडलिंग। कितने पॉसिबल चीजें हो सकती थी मैंने आपको बता दी। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑल्दो यहाँ पे कोटेशन मार्क्स नहीं यूज किए थे, लेकिन मेरे पास एक परफेक्ट क्वेश्चन था, मैं आपको बता दूं फ्रॉम एमसीक्यू। टिक वन बॉक्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। फिर गया द सूडो कोड टू स्टोर अ होटल नेम हेल्ड इन द वेरिएबल नेम। एक वेरिएबल है नेम, उसके अंदर कुछ डेटा है, उसको हमने टेक्स्ट फाइल में डालना है। तो नेम तुम्हारा कोमा के बाद आएगा, हमें पता है। हमने मोड क्या होगा, राइट होगा। तो ये ऑप्शन तो निकल गई, ये ऑप्शन भी निकल गई। हमें पता है कि डेटा ऐड करने की कमांड जो होती है वो राइट फाइल होती है। ये भी राइट फाइल है, ये भी राइट फाइल है। राइट फाइल के बाद फाइल का नेम आता है। तो यहाँ पे नेम बाद में आ रहे, तो ये ऑप्शन भी निकल गई हमारे पास। ठीक है, बिकॉज इसमें वेरिएबल पहले आ रहे, नेम बाद में आ रहे। फाइल नेम पहले आते, ऑल्दो दिस मस्ट हैव बीन इन कोटेशन मार्क्स, लेकिन चलो उस बात को इग्नोर करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो राइट फाइल होटल्स डॉट टेक्स्ट, कोमा करके नेम का जो डेटा होगा वो इस फाइल में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपने टिक करना है बेटा, टिक करना है, इस पूरे को सर्कल नहीं कराना, या यहाँ पे डॉट नहीं बना देना, या यहाँ पे टिक करके ऐसे नहीं कराना है बेटा, तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है। सिर्फ बॉक्सेस में से कोई है, बड़ा सोच समझ के एक में टिक करना। उसके बाद उसको अगर कर दिया गलत तो उसको फिर काट के दोबारा करने की जरूरत नहीं, तो वैसे भी नंबर नहीं मिलने। ठीक बेटा, समझ आ गया क्वेश्चन फ्रॉम दिस? कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है, कंप्यूटर साइंस इससे आसान आपको कोई सब्जेक्ट नहीं नजर आ सकता। बहुत दफा मैंने बात बोली है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। डन बेटा। इस तरह बेटा हमारा सारा सिलेबस खत्म हो जाता है। ठीक है, विद हमने काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की है। ऐसा करते हैं, आप लोग अभी एक दो तीन पेपर सॉल्व करो, फिर हम कल की क्लास में 2 to 3 पेपर्स मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, एक्सक्लूडिंग द 15 मार्क क्वेश्चन फॉर नाउ। वो हम फिर परसों की क्लास में करेंगे इकट्ठे सारे। ठीक है। तो आपने पेपर सॉल्व करने हैं एक्सक्लूडिंग द 15 मार्क क्वेश्चन, उसकी मैं कुछ टिप्स बताऊंगा आपको, वो आपने जरूर फॉलो करनी है, उसके बगैर आपको मार्क्स उस तरह नहीं आप अचीव कर सकोगे। ठीक है बेटा, बाकी हम कंटिन्यू करते हैं टुमारो।